देना चाहेंगे। बाबा साहेब का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे युग की गाथा है जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इन घटनाओं की यात्रा शुरू करते हैं जो उनके जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। पहली घटना हमें ले जाती है सन 1917 की ओर, जब बाबा साहेब अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन में थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और पूरी दुनिया अशांति के भंवर में फंसी हुई थी। बाबा साहेब, जो ज्ञान के भूखे थे और किताबों को अपना सबसे बड़ा खजाना मानते थे, ने लंदन में अपने अध्ययन के दौरान एक विशाल पुस्तक संग्रह तैयार किया था। ये किताबें उनके लिए केवल कागज के पन्ने नहीं थीं, बल्कि वे विचारों का वह सागर थीं जो उनकी सोच को आकार दे रहा था। दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कानून से जुड़ी ये किताबें उनके भविष्य के मिशन का आधार थीं। लेकिन जब वे भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी ये कीमती किताबें एक अलग जहाज में भेजी गईं, क्योंकि उस समय सामान की मात्रा सीमित थी। दुर्भाग्यवश प्रथम विश्व युद्ध की उथल पुथल में वह जहाज जिसमें उनका यह संग्रह था, जर्मन पनडुब्बी के हमले का शिकार हो गया। सारी किताबें समुद्र की गहराइयों में डूब गईं। यह घटना बाबा साहेब के लिए एक गहरा व्यक्तिगत नुकसान थी। कल्पना कीजिए, एक युवा छात्र जो अपने देश में जातिगत भेदभाव का सामना कर चुका था, विदेश में अपनी मेहनत से जो कुछ भी इकट्ठा करता है वह एक झटके में नष्ट हो जाता है। लेकिन बाबा साहेब ने इस हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर से अपने संग्रह को इकट्ठा करने का संकल्प लिया और अपने ज्ञानार्जन को कभी रुकने नहीं दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह है जो नुकसान के बाद भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। बाबा साहेब की यह कहानी उनके जीवन में ज्ञान के प्रति उनकी अतुलनीय भक्ति को दर्शाती है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। इस घटना से हमें बाबा साहेब के उस जुनून का पता चलता है जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में बनाए रखा। किताबें खोने का दर्द न केवल आर्थिक था, बल्कि भावनात्मक भी था, क्योंकि हर किताब उनके लिए एक नया विचार, एक नई संभावना थी। फिर भी उन्होंने इस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यहां से हम देख सकते हैं कि बाबा साहेब का जीवन केवल बाहरी लड़ाइयों का ही नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता का भी एक उदाहरण है। इस नुकसान ने उन्हें और मजबूत बनाया और शायद यही वह पल था जब उन्होंने यह ठान लिया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वे अपने मिशन को पूरा करके रहेंगे। अब अगर हम इस घटना को और गहराई से देखें तो यह हमें उस समय के वैश्विक परिदृश्य से भी जोड़ती है। प्रथम विश्व युद्ध ने न केवल युद्ध के मैदानों को प्रभावित किया, बल्कि व्यक्तिगत जीवन और सपनों को भी। बाबा साहेब जैसे लोग जो उस समय विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, युद्ध की इस अनिश्चितता के बीच अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए यह केवल किताबों का नुकसान नहीं था, बल्कि उस समय की वह चुनौती थी जो उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि बाबा साहेब का जीवन केवल भारत तक सीमित नहीं था। उनकी सोच और संघर्ष वैश्विक थे। उन्होंने न केवल अपने देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए समानता और न्याय के विचारों को अपनाया। इसके बाद हम देखते हैं कि यह नुकसान बाबा साहेब के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने अपने ज्ञान को फिर से इकट्ठा करने का काम शुरू किया। उन्होंने न केवल किताबें पढ़ी, बल्कि अपने अनुभवों और समाज के अवलोकन से भी सीखा। यह वह समय था जब वे धीरे धीरे सामाजिक सुधारों की ओर बढ़ रहे थे। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में जब सब कुछ खो जाए, तब भी अगर आपके पास संकल्प और उद्देश्य है तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। बाबा साहेब ने यही किया। उन्होंने अपने खोए हुए संग्रह को फिर से बनाया और बाद में उनके पास हजारों किताबों का एक ऐसा पुस्तकालय था जो आज भी उनके विचारों की समृद्धि का प्रतीक है। इस पहली घटना से हमें बाबा साहेब के जीवन का वह पहलू दिखता है जो शायद उनके बड़े बड़े आंदोलनों और उपलब्धियों के पीछे छिपा रह जाता है। यह हमें उनके उस मानवीय पक्ष से जोड़ता है जो दुख, हानि और फिर उससे उबरने की कहानी कहता है। यह हमें यह भी दिखाता है कि बाबा साहेब का जीवन केवल विजयों का नहीं,
बल्कि उन छोटी छोटी लड़ाइयों का भी था जो उन्होंने अपने भीतर और बाहर लड़ी। दोस्तों, आइए उनके जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना से हम आपको परिचित कराते हैं। बात है 1916 की, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से भारत लौटे थे। उस समय उनके पास कोलंबिया विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री थी और वे लंदन में अपनी बार एट लॉ की पढ़ाई शुरू कर चुके थे। लेकिन यह अवसर उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की उदार छात्रवृत्ति के कारण मिला था। महाराजा सयाजीराव एक प्रगतिशील शासक थे जो शिक्षा और सामाजिक सुधारों में विश्वास रखते थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जैसे होनहार छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया ताकि वे लौटकर अपनी रियासत और देश की सेवा कर सकें। इस छात्रवृत्ति के बदले में डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा रियासत में कुछ समय तक सेवा देनी थी। इसी शर्त के तहत जब वे भारत लौटे तो उन्हें बड़ौदा रियासत में सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यह एक प्रतिष्ठित पद था और उस समय के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि एक युवा जिसे समाज अछूत मानता था उसे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। लेकिन यहां से शुरू होता है वह कड़वा अनुभव जो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। जब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा पहुंचे और अपना काम शुरू किया तो उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी योग्यता और शिक्षा के बावजूद समाज की जातिगत मानसिकता उनके साथ भेदभाव करने से नहीं चूक रही थी। कार्यालय में उनके लिए अलग पानी का बर्तन रखा गया ताकि वे दूसरों के बर्तनों को अपवित्र न करें। यहां तक कि कार्यालय के कर्मचारी जो उनके अधीन काम करते थे उनकी मेज पर फाइलें सीधे देने के बजाय फेंक देते थे, जैसे कि उनका स्पर्श भी अशुद्ध हो। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो विदेश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में पढ़ चुका हो, जिसके पास ज्ञान और आत्मविश्वास की कोई कमी ना हो, उसे इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यह भेदभाव केवल कार्यालय तक सीमित नहीं था। बड़ौदा में रहने के लिए उन्हें कोई ठीक जगह नहीं मिल रही थी। उनकी जाति के कारण कोई भी उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार नहीं था। मजबूरी में उन्हें एक पारसी धर्मशाला में रहना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक नकली नाम का इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ ही दिनों में जब उनकी असली जाति का पता चला तो उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। यह वह पल था जब डॉक्टर अंबेडकर ने गहराई से महसूस किया कि शिक्षा और प्रतिभा के बावजूद अगर समाज की सोच नहीं बदलेगी तो कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान के साथ सम्मान से नहीं जी सकता। इस अनुभव ने डॉक्टर अंबेडकर को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन साथ ही यह उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण भी बना। बड़ौदा में सैन्य सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति केवल कुछ महीनों तक चली, क्योंकि इस अपमानजनक माहौल में वे ज्यादा समय तक काम नहीं कर सके। उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। लेकिन यहां रुकने की बजाय उन्होंने इस अनुभव को अपने मिशन का हिस्सा बनाया। बड़ौदा का यह कड़वा अनुभव उनके लिए केवल एक व्यक्तिगत हार नहीं था, बल्कि यह उस सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई थी जिसे बदलने का संकल्प उन्होंने ले लिया। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि केवल व्यक्तिगत सफलता काफी नहीं है। अगर समाज में समानता नहीं होगी तो कोई भी डिग्री या पद उस अपमान को नहीं मिटा सकता जो जाति के नाम पर किया जाता है। यही वह समय था जब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संगठित रूप से लड़ने का फैसला किया। अगर हम कोई भी डिग्री या पद उस अपमान को नहीं मिटा सकता जो जाति के नाम पर किया जाता है। यही वह समय था जब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संगठित रूप से लड़ने का फैसला किया। अगर हम इस घटना को और गहराई से देखें तो यह हमें उस समय के भारत की सामाजिक स्थिति का एक स्पष्ट चित्र दिखाती है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में प्रगतिशील विचारों का उदय हो रहा था। महाराजा सयाजीराव जैसे शासक शिक्षा और सुधारों को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन समाज की जड़ों में बसी जातिगत व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं बदल रही थी। डॉक्टर अंबेडकर का यह अनुभव हमें यह भी दिखाता है कि भेदभाव केवल अशिक्षित
या रूढ़िवादी लोगों तक सीमित नहीं था। यह उस समय के पढ़े लिखे और तथाकथित आधुनिक समाज में भी मौजूद था। कार्यालय में उनके साथ काम करने वाले लोग, जो शायद खुद को प्रगतिशील मानते थे, भी इस भेदभाव का हिस्सा थे। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या शिक्षा और पद हमेशा मानसिकता को बदल सकते हैं, या इसके लिए कुछ और चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह अनुभव एक तरह से आंखें खोलने वाला था। उन्होंने देखा कि केवल सरकारी नौकरी या विदेशी डिग्री उनके समुदाय के लिए सम्मान नहीं ला सकती। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर समाज को बदलना है तो इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। बड़ौदा की इस घटना ने उनके भीतर उस आग को और भड़काया जो बाद में महाड़ सत्याग्रह, पूना पैक्ट और संविधान निर्माण जैसे उनके ऐतिहासिक योगदानों में दिखाई दी। यह वह पल था जब उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि लाखों वंचित लोगों के लिए लड़ने का फैसला किया। इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें डॉक्टर अंबेडकर के आत्मसम्मान और साहस को दिखाता है। उस समय नौकरी छोड़ना आसान नहीं था, खासकर तब जब उनके पास आर्थिक स्थिरता नहीं थी, लेकिन उन्होंने यह जोखिम उठाया क्योंकि उनके लिए सम्मान सबसे ऊपर था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें तो वही फैसले हमें हमारे असली मकसद तक ले जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यही किया। बड़ौदा छोड़ने के बाद उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए छोटे मोटे काम किए, जैसे निजी शिक्षक और लेखाकार के रूप में काम करना। लेकिन इस दौरान भी उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहा। दोस्तों, आइए बाबा साहब के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना से आपको परिचित कराते हैं। बात है 1913 की, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में थे। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति ने उन्हें यह अवसर प्रदान किया था कि वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकें। उस समय अमेरिका में पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, खासकर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारत में जातिगत भेदभाव का सामना कर चुका था। कोलंबिया विश्वविद्यालय उस समय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक था, जहां दर्शन, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों पर गहन शोध और चर्चाएं होती थीं। यहां डॉक्टर अंबेडकर ने कई विषयों का अध्ययन किया, लेकिन उनकी मुलाकात एक ऐसे प्रोफेसर से हुई जिनके विचारों ने उनके दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। वह प्रोफेसर थे जॉन डेवी, जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिकों और शिक्षाविदों में से एक थे। जॉन डेवी के विचार लोकतंत्र, शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर केंद्रित थे, और यही वह चीज थी जो डॉक्टर अंबेडकर के दिल और दिमाग को छू गई। जॉन डेवी का मानना था कि लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि यह लोगों को सामाजिक बदलाव के लिए तैयार करना चाहिए। ये विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी थे, और डॉक्टर अंबेडकर, जो भारत में जातिगत उत्पीड़न और असमानता को करीब से देख चुके थे, इन विचारों से गहरे जुड़ गए। डेवी की कक्षाओं में बैठकर, उनके व्याख्यान सुनकर और उनके लेखों को पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर ने यह समझा कि समाज को बदलने के लिए केवल कानून या नीतियां काफी नहीं है, इसके लिए लोगों की सोच में बदलाव लाना जरूरी है। डेवी के विचारों ने उन्हें यह सिखाया कि एक सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। यह विचार बाद में उनके जीवन के हर बड़े कार्य में दिखाई दिया, चाहे वह दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन हो, पूना पैक्ट हो, या फिर भारत के संविधान का निर्माण। अब अगर हम इस घटना को और गहराई से देखें तो यह हमें डॉक्टर अंबेडकर के उस वैश्विक दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है जो उन्होंने इतनी कम उम्र में विकसित कर लिया था। उस समय वे केवल 20 या 23 साल के थे, लेकिन उनकी सोच पहले से ही बहुत परिपक्व थी। जॉन डेवी के साथ उनकी चर्चाएं और उनके विचारों का अध्ययन केवल किताबी नहीं था, यह एक तरह का वैचारिक संवाद था जो उनके भीतर चल रही उस जंग को और मजबूत कर रहा था,
जो वे अपने देश की असमानताओं के खिलाफ लड़ना चाहते थे। डेवी के विचारों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि सामाजिक सुधार केवल ऊपरी बदलावों से नहीं आएगा, इसके लिए समाज के हर हिस्से को शामिल करना होगा। यह विचार उनके लिए एक तरह का प्रकाश बना, जो बाद में उनके लेखों, भाषणों और कार्यों में साफ दिखाई देता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉन डेवी का प्रभाव केवल डॉक्टर अंबेडकर की सोच तक सीमित नहीं रहा। डेवी की शिक्षाओं ने उन्हें यह भी सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए संगठित प्रयासों की जरूरत होती है। यह विचार बाद में उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों में देखने को मिला, जैसे कि महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच दिलाने के लिए एकजुटता दिखाई। डेवी के विचारों ने उन्हें यह भी समझाया कि शिक्षा वह हथियार है जो लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक कर सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा अपने समुदाय को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। उनका यह प्रसिद्ध नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शायद जॉन डेवी के उन विचारों का ही एक रूप है जो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आत्मसात किए थे। इस घटना का एक और रोचक पहलू यह है कि यह हमें उस समय के अमेरिका के सामाजिक परिदृश्य से भी जोड़ता है। 1913 में अमेरिका भी नस्लीय भेदभाव से जूझ रहा था। अश्वेत समुदाय को समान अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने वहां नस्लीय असमानता को करीब से देखा और उसे भारत की जातिगत व्यवस्था से जोड़ा। जॉन डेवी जैसे विचारकों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि चाहे नस्ल हो या जाति, असमानता की जड़ें एक जैसी होती हैं और इनका समाधान भी एक जैसा होना चाहिए, यानी समानता और न्याय पर आधारित समाज। यह अनुभव उनके लिए एक तरह का वैश्विक जुड़ाव था, जिसने उनकी सोच को और व्यापक बनाया। लेकिन यह कहानी केवल जॉन डेवी के प्रभाव तक सीमित नहीं है। यह हमें डॉक्टर अंबेडकर की उस जिज्ञासा और खुले दिमाग को भी दिखाती है जो उन्हें हर जगह से कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में वे न केवल पढ़ाई कर रहे थे, बल्कि वे वहां के बौद्धिक माहौल को पूरी तरह आत्मसात कर रहे थे। उन्होंने दर्शन, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र जैसे विषयों में गहरी रुचि दिखाई और इन सब का इस्तेमाल बाद में अपने देश की समस्याओं को हल करने के लिए किया। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो किताबों से निकलकर समाज की सेवा में लगे, सशक्त बनाए। यह हमारा दायित्व है कि हम उनके दिखाए पथ पर चलें और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो उनकी दूरदृष्टि का सच्चा प्रतिबिंब हो, सशक्त, समृद्ध और समरस। आइए इस अंबेडकर जयंती पर हम सब संकल्प लें कि बाबा साहब के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनके विचारों को आत्मसात कर हम भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। बाबा साहब को यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।